हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस बीवाई रितेश शर्मा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का जो पेपर हो चुका है, शीघ्र लेखन ग्रेड 2, शीघ्र लेखन ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3। अब दोस्तों, इस पॉइंट पर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि जब हमने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पर हमने क्या एजुकेशन यहाँ पर फिल की थी, क्योंकि अब इसके बाद जो प्रोसेस होगी आपकी मेंस एग्जाम के पहले यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं क्या नहीं है। तो इस पर हम पूरा यहाँ पर डिटेल जो पीडीएफ आई थी, आज हम उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि पीडीएफ जब आई थी तब इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन थी जो हम किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए। तो आज हम इस पे वन बाय वन यहाँ पर पढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, साथ में यहीं से हम आगे चलते हैं और आगे की तरफ अगर हम स्क्रीन पर चले तो देखें, थोड़ा सा आप देख पाए, अगर फॉर्म का जो प्रारंभिक तिथि थी वो 30/11/2021 था, अंतिम तिथि 30/12/2021 था। और बाकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, तो प्रारंभिक हमारी फर्स्ट फेज हो चुका है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। क्या कट ऑफ रहेगा इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले भी आप वीडियो देख सकते हैं। अभी जो हमारा इसमें है मेन फोकस जो है वो हमारा इसमें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो हम जल्दी से इस पे चलते हैं और डॉक्यूमेंट की यहाँ पर हम बात करते हैं। देखें दोस्तों, एक चीज़ तो ये है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको आपको पूरा पढ़ना था, जैसे कि इसमें सब कुछ यहाँ दिया गया था। तो पहले हम यहाँ पर वन बाय वन पॉइंट पर ही चलते हैं। जैसे पहला पॉइंट दिया गया है कि संपूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया रिक्त पदों हेतु जो भी अभ्यर्थी की, जो यहाँ पर मैं अपनी लैंग्वेज में कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पर आपसी योग्यता मंगाई गई थी उसके रिगार्डिंग ये आपके हैं कि जो भी नियम है वो प्रावधान इस पर लागू होंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें, जैसे कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर से आप समझे इंपॉर्टेंट क्या है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन जो होता है आपका, उसमें आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पंजीयन यहाँ पर नहीं है, या फिर हम बोले कि वो आपका जो पंजीयन था वो आपका अनवैलिड हो चुका है, डेट निकल गया, आपने उसको रिन्यू नहीं कराया है और फिर भी फॉर्म फिल कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपके लिए ये समस्या का पॉइंट है। तो इसलिए पहले भी बोला गया था कि उनका रोजगार में कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप इस चीज़ को, इसकी स्लिप रखें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में आपको ये लगानी पड़ेगी हार्ड कॉपी में। क्लियर। आगे हम देखें तो आगे भी बोला गया है, अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। दोस्तों, ये पहले बोला गया था, लेकिन बाद में अभी ये लिंक खोल दी गई थी फिर से। आप दूसरे उस पर भी अगर एलिजिबल हैं तो आप उस पर भी फिल कर सकते थे दोस्तों। तो ये तो वहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है। आगे अगर हम यहाँ पर बोलें तो आगे की तरफ चलें तो देखो, आगे की तरफ बोला है 5वें पॉइंट पर कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये बोला है कि कोई भी अपडेट आता है उसके लिए आपको साइट पर अवलोकन निरीक्षण करना पड़ेगा, बार बार आप देख सकते हैं साइट से, ऑफिशियल होगी। आगे 6वां पॉइंट है, उस पर देखते हैं हम। यहाँ पर अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी प्रविष्टि अर्थकारी अंक सूची प्रमाण पत्र से भिन्न नहीं करेगा। आपसे बोला गया है कि जैसा आपका डॉक्यूमेंट में है वैसा ही ऑनलाइन आपको करना है। कोई भी अगर यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है वो आपका नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आता है तो नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया कि सही रूप से भरे गए आवेदन पत्र जिनके साथ विविध शुल्क अदा किए मान्य होंगे, अन्यथा नहीं। तो ये तो सब प्रोसेस हमारी हो चुकी है प्री एग्जाम के लिए, ये सब इनने पॉइंट दिए थे। इसके आगे भी अभी है दोस्तों, पहले इस वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लाइव भी आ रहे हैं और आपको स्क्रीन पे प्रॉपर दिख भी रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर हम पूरे धीरे धीरे इसको लॉन्ग में चलेंगे, लेकिन पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि किसी की भी जो भी डाउट है वो इस ही वीडियो में क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें एक बार फिर से, और सभी मित्रों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप। यहाँ हम अगर चलें तो देखें, ये आपकी दी गई थी ग्रुप वर पदों का विवरण, ये जो था ये हमारा आ गया था विवरण वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते थे पोस्ट, फिर इसमें कुछ कम भी की गई थी पोस्ट।
अभी हम चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। जो आगे हमारा मेन पॉइंट है, देखें पॉइंट आप दिख पा रहे होंगे यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन आपके लिए दी गई है। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जूम भी कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ दिखे, क्लियर मेंशन हो सके। आपसे बोला गया था नेम ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, पहली थी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, यहाँ पर बोला गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पहला पॉइंट था आपका कि सबसे पहले ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब आता है ऑप्शन से ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए, कोई भी डिग्री हो आपके पास, बीए किया हुआ आपने, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्लियर। दूसरा पॉइंट सीपीसीटी स्कोर कार्ड एग्जाम पास्ड फ्रॉम एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैप आईटी और एनी अदर एजेंसी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। आपसे ये बोला गया है सीपीसीटी स्कोर कार्ड है जो एग्जाम पास होना चाहिए, वो एमपी का मैप आईटी का या कोई भी जो एमपी से इंस्टीट्यूट है। वैसे यहाँ पर मैं बोलूँ तो आपके पास सीपीसीटी कंपलसरी है होना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं किया और फिर भी इनने फॉर्म डाल दिया गया है, उनके लिए ये समस्या है। भले ही उनका स्कोर 90 प्लस गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन स्टूडेंटों का लॉस भी होगा जो इसके लिए एलिजिबल थे लेकिन उनके पास स्कोर के कारण नहीं हो पाए, क्योंकि ये स्टूडेंट ऐसे हैं वो बाहर तो हो रहे हैं साथ में और दूसरे लोगों को भी बाहर करके जाएंगे क्योंकि उनके पास वैसे ही डॉक्यूमेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट, हिंदी शॉर्ट एंड एग्जाम पास विथ स्पीड ऑफ 100 WPM मतलब वर्ड्स पर मिनट, एक मिनट में आपका 100 वर्ड आपके आना चाहिए फॉर बोर्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। आपसे शॉर्ट एंड हिंदी के लिए बोला 100 क्योंकि ये ग्रेड सेकंड के लिए बात हो गई। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स पास होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट। एमपी गवर्नमेंट की किसी से भी आपका 1 साल का डिप्लोमा पास होना चाहिए एप्लीकेशन में, चाहे वो डीसी हो पीजीडीसी हो, आपका 1 साल का होना चाहिए। इस यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डीसी पीजीडीसी नहीं है, उसके बाद उन्होंने फॉर्म फिल किया है, तो ये मान के चले कि वो स्टूडेंट जब भी वेरिफिकेशन होगा वो आप अपने आप को बाहर समझें, क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं है और आपने अप्लाई कर दी, आप कैसे शो करेंगे। इसके बाद ही लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको मेंस में यहाँ पर अपेयर होना पड़ेगा, तो मेंस के पहले ही आप बाहर कर दिए जाएंगे दोस्तों इस बार। चलिए और चले हैं यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ग्रेड सेकंड जो है स्टेनोग्राफर, यहाँ पर भी वही चीज़ है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए, हिंदी में यहाँ पर 80 होना चाहिए स्पीड 1 मिनट में, वहाँ 100 पे था, यहाँ पर 80 है, और 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पे भी आपके लिए क्या होगा दोस्तों, मान होगा, क्लियर। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आती है असिस्टेंट ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है क्योंकि फॉर्म भी इसी की सबसे ज़्यादा फिल हुए थे। ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, किसी से भी आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था सीपीसीटी स्कोर कार्ड है वो पास्ड होना चाहिए आपका। तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट है वो 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट का यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर 1 साल का डिप्लोमा डीसी पीजीडीसी तो नहीं किया, लेकिन मैंने बीकॉम के साथ में सीएस किया है, बीकॉम के साथ एक कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है, बीएससी के साथ कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा है, तो क्या ये आपका लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो इसमें हम आगे भी देखेंगे, इसमें प्रॉपर बताया गया है कि आपको क्या यहाँ पर मान्य होगा या नहीं होगा। वैसे मेरे हिसाब से या मैं बोलूँ बोर्ड के हिसाब से तो यही होना चाहिए कि 1 साल का डिप्लोमा मतलब एक सेपरेट होना चाहिए जिसमें आप केवल कंप्यूटर की सब्जेक्ट को ही पढ़ें। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने बीएससी किया और उसके साथ एक एक्सटर्नल में एक आपने सीएस किया तो एक सब्जेक्ट पढ़ लिया कंप्यूटर, इससे आपका नहीं चलेगा दोस्तों। अलग से 1 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, डीसी हो पीजीडीसी हो, आप ये मान के चलें। नेक्स्ट हम आगे चलें, जो अब मेन पॉइंट है तो हम आगे चलते हैं 1 बाई 1। यहाँ पर देखो नोट करके लिखा है दोस्तों, कई बार आप लोग गलती करते हैं और आप जल्दबाजी में इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए हैं कि सर किस तरीके से यहाँ पर, तो ये पूरा ये डिटेल वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को ये क्लियर है। यहाँ पर पॉइंट है उपरोक्तानुसार दर्शित अद्रताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, क्या बोल रहा है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक। चलिए हम पहले पेज पर चलते हैं, अंतिम तिथि एक बार फिर आपको दिखाते हैं क्या था। अंतिम तिथि देखें आप 3/12/2021, मैं अगर बोलूँ इसको कि 3 दिसंबर 2021 क्या थी हमारी आवेदन की अंतिम तिथि। चले हम उसी पेज पर चलते हैं जहाँ पर हम ये पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर अंतिम तिथि क्या लिखा है आपके पास,
देख सकते हैं। अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होने के साथ साथ परीक्षा अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। क्लियर है दोस्तों, मेंशन स्पष्ट बोल दिया गया है। अंतिम तिथि मतलब कि 30 दिसंबर 2021 तक आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण के साथ साथ उसका जो सर्टिफिकेट है जो आपको वो मिलना होना चाहिए, आवश्यक है। अब कई स्टूडेंटों के यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि सर 26 दिसंबर को सीपीसीटी एग्जाम दिया था और जो स्क्रीन पर वहाँ पर रिजल्ट दिखाया था वो हमने यहाँ पर फिल करके किया था इस तरीके से, तो अब क्या यहाँ पर ये करेंगे, आपके पास आपको मतलब मिलेगा मौका या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये वो बोल रहे हैं कि अंतिम तिथि तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या 30 दिसंबर तक आपको सर्टिफिकेट मिल गया था? अगर 26 में किया तो क्या आपके पास 26 को सर्टिफिकेट मिल चुका था क्वालिफाई का? क्योंकि वो तो एग्जाम के टाइम पर ऑन स्क्रीन आपको दिखाया गया था रिजल्ट, लेकिन एक प्रॉपर वे में अगर मैं बोलूँ आपको तो वो चीज़ नहीं मिली है। तो यहाँ पर शायद ये हो सकता है आपको वीक पॉइंट ये मिल जाए, लेकिन फिर भी अभी आप ये मान के चलें कि अभी जो भी होगा वो आपका न्यायालय यहाँ पर जो है आपका वो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मौका देगा। लेकिन फिर भी जैसा कि इनने नोट में मेंशन किया है स्पष्ट तौर पर, दोस्तों ये चीज़ याद रखें, जब भी कोई चीज़ अगर नोट लगा के क्लियर की जाती है इसका मतलब वो चीज़ है कि वो पॉइंट को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो इसको स्पष्टीकरण स्पष्ट तौर पर आपसे दे रहे हैं कि ये मेंशन है। आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ये मान के चले कि आपको समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। तो इसलिए पॉइंट आप सभी लोग समझ ले, जो सभी लोगों का जो हमारे पास आ रहा था कि सर सीपीसीटी 26 दिसंबर को हुआ है, मैं बोल रहा हूँ क्वालिफाई हो गया आप स्क्रीन पर, लेकिन क्या फाइनल रिजल्ट उसका जो प्रमाण पत्र है वो सर्टिफिकेट 30 तारीख को जारी हुआ है और आपके पास है कि उस तारीख के? क्योंकि उसने बोल दिया है कि 31 दिसंबर 2021 तक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। लाइन पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये चीज़ सब मेंशन है। नेक्स्ट चले दोस्तों, यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। देखें दोस्तों, एक चीज और है यहाँ पर बोला गया है, कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक इससे जो है 2015 के परिक्षेप में कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा समकक्ष निम्न कौन कौन से मान्य युग लागू होंगे। दोस्तों यहाँ पर आता है कि डीसीए नहीं है, पीजीडीसी नहीं है, तो कौन से लागू होंगे उस पर हम पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर बोल दिया गया है बीई, CSI, IT, MCA, BCA, MSc, IT, CS, BSc, IT, CS, BSc, IT, CS, MTech, ME इत्यादि। फिर बोला गया है दूसरे पॉइंट में AICTI से अनुबंध पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ये चीज़ है जो आपकी लागू है। BSc, BCom डिग्री जिनमें केवल पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर तीसरा। पॉइंट नंबर तीसरा आप मैं जूम करता हूँ स्क्रीन पर ताकि आपको ये चीज़ क्लियरिटी मेंशन हो सके कि हाँ सर ये डिस्कस क्या करने वाले हैं। पॉइंट नंबर तीसरा क्लियर दिख रहा होगा कि BSc, BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल एक विषय का अध्ययन सम्मिलित है मान्य नहीं होगा। फिर से देख लें, अगर आपने BSc किया है, BCom किया और ये डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर के केवल एक ही विषय सब्जेक्ट का अध्ययन आपने किया है या सम्मिलित है, तो वो चीज़ इसमें कंसीडर नहीं की जाएगी, वो मान्य नहीं होगा। अगर आपने BCSC किया है तो उसमें देखें दोस्तों पूरा कंप्यूटर का ही आपका मान लो सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर आप केवल एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का केवल एक विषय पढ़ रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं फंडामेंटल, तो वो चीज़ यहाँ पर लागू नहीं होगा, आपको 1 साल का ही डिप्लोमा होगा। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर डार्क लिखा गया है बोल्ट में, जैसा कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रीट पिटीशन नंबर इतना जबलपुर राखी से यादव, इस तरीके से ये आपको दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ये क्लियर होगा वो पॉइंट नंबर 3 से कि अगर आपने इस तरीके से किया तो ये लागू नहीं होगा। आरक्षण के संबंध में भी यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। आपका क्या है तो यहाँ पर बोलते हैं आरक्षण एवं अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए लागू हुआ। जो आरक्षण है या जो छूट है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनको ही लागू हुआ। अगर मध्य प्रदेश के अलावा कोई दूसरे स्टेट से हैं, बाहर से हैं, तो आवेदन पत्र में आपको जो है अनारक्षण मतलब जनरल से आप भर सकेंगे और आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। क्लियर। चयन के लिए यहाँ पर आपको बोला गया है, यहाँ पर देखें
चयन के लिए है इंपॉर्टेंट बने रहे सेशन में, आपको हर एक बारीकी यहाँ पर समझाई जा रही है। दोस्तों देखो, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता विचार में नहीं ली जाएगी। अगर आप SC ST OBC इन सभी से हैं जो आपकी रिजर्वेशन में आती हैं, तो उनके लिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उसके लिए यहाँ पर बोला गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा और आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आप क्लियर रखें। सेकंड पॉइंट पर हम यहाँ पर चलें तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें हैं, नियम के अनुसार जो उनका होगा, उम्मीदवार पात्र होगा या नहीं, उम्मीदवार जो नैतिकता से जुड़े अपराध की श्रेणी या दोषी ठहराया गया हो। यहाँ पर अपात्र होगा कौन, या तो आपके पास कोई अपराध की श्रेणी में आपने कुछ किया हो जिस पे आप जेल वगैरह गए या कोई केस वगैरह, तो आप उस पर दोषी ठहराए गए हैं, तो आपको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। एक से अधिक जीवित पति पत्नी, इस तरीके से ये इस पर भी आपका कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों शारीरिक या मानसिक रूप से आप स्वस्थ नहीं पाए गए हैं तो भी आपको यहाँ से डिसमिस कर दिया जाएगा, मतलब आपको फाइनल सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। आगे की साइड हम अगर बढ़ें तो यहाँ पर देखो वही चीज़, जैसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं में किसी तरीके से भी लिप्त होंगे तो इसमें आपको नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है जिसकी 2 से अधिक संतान हैं, कब 26 जनवरी 2001 को या इसके पश्चात, और एक संतान की जीवित रहे तो इसमें 2 से अधिक संतान का जन्म होता है तो आपको यहाँ से भी डिसमिस कर दिया जाएगा। सीधा सा वही है कि वो आपका जो चल रहा था पॉपुलेशन वाली कंट्रोल की, वो कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। दोस्तों अलग से यहाँ पर हम चलें तो अब और थोड़ा सा चलते हैं इम्पोर्टेंट पे जो हम चलेंगे यहाँ पर वो चलते हैं, देखें जो अब आपका जो पॉइंट है यहाँ पर हम चलते हैं, ताकि अभी जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो उसके बारे में हम देखें कि यहाँ पर इनने क्या मेंशन किया था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको जब तक शेयर कर दें जब तक हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये तो सब प्री एग्जाम के लिए दिए गए थे, आयु वगैरह ये सब हो चुका था आपका। ठीक है, शुल्क वगैरह इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मेन पॉइंट है, अब जो हमारा एग्ज़ाम होने के बाद अब क्या है मेन पॉइंट, उस पर हम यहाँ पर निश्चित करें। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में आप देख सकते थे कि ये हमारी थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक 100 अंक का नंबर का था जो हो चुका है, प्रवेश पत्र ये सब हो चुका था। ठीक है, परीक्षा केंद्र पे भी यहाँ पर डिटेल कर दिया गया था। हमें जो मेंस का और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए ही अवश्य देखना है। उस पॉइंट पे हम आते हैं, यहाँ पर देखें, हाँ यहाँ से अब देखना हमें इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है क्या, तो देखें यहाँ पर है उक्त पद की प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पी प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षा फल तैयार किए जाने हेतु प्रयोग किया जाना, उसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर परीक्षा के पश्चात इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पी प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति देना चाहता है तो आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर रजिस्टर्ड प्रशासनिक भवन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के पदनाम से संबोधित लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि विवरण दस्तावेज सहित आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की। और फोटो वगैरह ये चीज़ मैं आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि उनने ये बोला था कि जो आपके आंसर की आई थी अगर उस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। 7 दिन का आपको टाइम भी मिला था ऑब्जेक्शन, जैसा कि उनने मेंशन किया था वो चीज़ आपके साथ हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम आगे बोलें तो यहाँ पर बोला गया है कि जब आंसर की आपकी हो जाएगी, जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे उसके पास जो अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा उस पर आवेदन पर विचार करने के बाद अंतिम जो फाइनल उत्तर होगा रिजल्ट उस पर हम विचार करेंगे। और जो आपका रिजल्ट होगा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात, ठीक है, आपका ये बोला गया है यहाँ पर कि जो भी आप ऑब्जेक्शन करेंगे उस पर क्या करेंगे, उस पर निर्णय लेने के बाद फाइनल आंसर की होगी जो मतलब रिजल्ट है जिसे हम बोले मेरिट, उसको यहाँ पर वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखें यहाँ पर सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको आप जुड़े रहें और देखें
प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। क्लियर, यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि जो आपकी होगी वो मेरिट आएगी। यहाँ पर क्वालिफाई ऐसा नहीं होगा कि क्वालिफाई आए तो सबको क्वालिफाई है, मेरिट के आधार पर जिसके नंबर होंगे ज़्यादा उसको पहले लिया जाएगा टॉप पर। जैसे एक नंबर पे जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, जैसे मान लो 90 से स्टार्ट हुई तो 90 से मेरिट नीचे नीचे डाउन होती जाएगी आपकी, या फिर आपकी 80 से नीचे नीचे डाउन होगी। इस तरीके से मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में स्पष्ट बोला गया है, प्रत्येक श्रेणी मतलब जितनी भी कैटेगरी उसकी श्रेणी की मेरिट में 1:3 मतलब प्रति पद के लिए 3 अभ्यर्थी 3 कैंडिडेट, एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट के अनुपात में मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक के अधीन सफल घोषित किया जाएगा तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया जाएगा। क्लियर, परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब कंपलसरी था कि इतना तो आपको करना है, अदरवाइज इस पर विचार हम नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ इन्हें मेंशन, अभी दोस्तों और जुड़े रहें क्योंकि पूरी हम इस पर डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं आज, ताकि आपकी कोई भी यहाँ पर जो डाउट है वो ना बने। तो आगे चलते हैं हम पूरी PDF में। अब देखो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं दस्तावेज। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन, शैक्षणिक एवं जो भी दस्तावेज हैं वो आपसे क्या होंगे यहाँ पर मंगाए जाएंगे। ठीक है, एक तिथि होगी उस पर आपको ये चीज़ सब सबमिट करनी पड़ेगी, जिसे अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित जिला जो भी आपका रहेगा वो जिला वो प्रॉपर डालेंगे। अभी हर चीज़ आपको यहाँ पर वेबसाइट पे जैसा कि आपको बोला गया है जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रेषित करना होगा। आपको जिला एवं सत्र न्यायालय में यहाँ पर सबमिट करना होगा, प्रेषित करना होगा, जिसकी जानकारी पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर है, तो इनने सब बोल दिया कि ये सब हम उस पर साइट पे उपलब्ध कराएंगे कि आपको कहाँ पर सबमिट करना है। अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ, इंपॉर्टेंट है फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट की प्रति को, फिर से देख लें, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट, जो भी प्रिंट निकला था उसकी प्रति को संलग्न किया जाना अति आवश्यक होगा। जो ऑनलाइन आपको फॉर्म मिला था उसकी आपको जीरोक्स कॉपी यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर, इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा, इन सब का परीक्षण भी होगा वहाँ पे। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन, जो इसका नोटिफिकेशन आया था, विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं उन्हें अपात्र किया जा सकेगा। क्लियर है, अगर आपके वो मिलते नहीं है जो आपने भरा था और जब चेक होंगे तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। इनने साफ साफ ये बोल दिया गया है, आप इस पर कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। बोला गया है जिसकी सूचना, अपात्र की जो सूचना होगी वो न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। तो साफ साफ इनने क्लियर मेंशन किया है दोस्तों। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि वेरिफिकेशन पहले होगा, उसमें फाइनल क्या आएगा डिसीजन, उसके बाद आपको मेंस यहाँ पर देने को मिलेगा। लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, इस बार चेंजेस है थोड़ा सा दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अभी और जुड़े रहें, आगे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इंपॉर्टेंट अब देखें क्या है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियों एवं स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियों का मतलब जितने भी आपके दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। एवं 2 कलर फोटोग्राफ, 2 आपकी कलर फोटो होनी चाहिए, जो वैसे ही होनी चाहिए जो ऑनलाइन फॉर्म में आपने क्या थी लगाई थी, सेम वैसे ही होना के साथ एक लिफाफे में रखकर भेजे जाएंगे। क्लियर है, ये चीज़ आपसे बोला। उक्त लिफाफे पर जो लिफाफा होगा उसमें अपनी श्रेणी आप कौन से उसके लिए ग्रेड 2, ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 ये होना चाहिए। पद का नाम, ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं कि आपने अपना नाम डाल दिया फलाना ठिकाना और बस सबमिट कर दिया, आपको प्रॉपर आपका पद नाम हर चीज़ आपको मेंशन करनी होगी।
आवेदन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जो आवेदन पत्र होगा उसका जो हमें प्रारूप होगा फॉर्मेट, वो न्यायालय की वेबसाइट पे हमें अपलोड किया जाएगा, वो हमें सबमिट भर के करना पड़ेगा। ठीक है। आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद नाम से संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त जिला न्यायालय में जमा करना होगा। यहाँ पर बोला गया है जो आवेदन पत्र होगा वो निर्धारित तिथि में आवश्यक रूप से सत्र न्यायाधीश के पद नाम से संबोधित करते हुए व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त न्यायालय में जमा करना होगा। इसकी सूची वो वेबसाइट पर उपलब्ध करा देंगे। आगे हम देखते हैं। और वे अभ्यर्थी जो डाक द्वारा अपना आवेदन प्रेषित करना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि जो भी निर्धारित अंतिम तिथि की जाएगी कि कम से कम 7 दिन पहले दिवस आवेदन आपको भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा यही आप सभी लोगों से यही बोलना है या कहना है, पर्सनली मैं वो आपको बोलूँ, सजेस्ट करूँ, जब भी ये चीज़ आए आपको तो आपको सेल्फ स्वयं जाके खुद हाथ से फेस टू फेस जाके सबमिट करना है। आप डाक पर भरोसा ना करें, अदरवाइज हो सकता है कि डाक आपके पेपर में खलल डाल दे या आपके भविष्य में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, आप खुद सेल्फ जाके उस चीज़ को क्या करें, सबमिट करेंगे, उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आगे बोला गया है निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जाएगा। अगर आपने डाक से भेजा और मान लो टाइम लेट हो गया किसी कारणवश और फिर प्राप्त हुआ तो उसको फिर वो निरस्त कर देंगे। तो इसलिए आप दोस्तों ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए खुद सेल्फ जाके वो चीज़ करें। क्योंकि बोला है भले ही डाक विभाग द्वारा किया गया हो, विलम्ब चाहे देरी आपकी डाक विभाग के द्वारा होगी, लेकिन आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। साथ ही आवेदन पत्र पर वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में भी अभ्यर्थी संबंधित स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। उक्त संबंध में प्राप्त होने वाले विचार मतलब यहाँ पर सीधा बोला गया है कि अगर कोई इस तरीके से आई तो उसको हम सीधा निरस्त कर देंगे। क्लियर। तीसरी चीज़ यहाँ पर है, उसको देखें आप। इम्पोर्टेंट इसलिए आप जुड़े रहें सेशन में क्योंकि इतनी सब डिटेल चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पर ये नहीं मिलेगा फुल डिटेल में, इसलिए मैंने आज इस चीज़ को डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आया है क्वेश्चन, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ प्रेषित किया जाना अति आवश्यक है। जो भी आपकी शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी उसको मतलब सेल्फ अटेस्ट करके उसकी प्रिंट आउट जो होगी जीरोक्स उस पर सेल्फ अटेस्ट करके आपको प्रेषित करना पड़ेगी, वहाँ पर अति आवश्यक होगी। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कर दिया और सेल्फ अटेस्ट ही नहीं किया तो भी फिर दिक्कत। इसलिए हर उस पर जितनी भी जीरोक्स होंगी सब पे आपको साइन अपनी सेल्फ अटेस्ट करने पड़ेंगे, 100 प्रमाणित। ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, अब पॉइंट है, अब बिल्कुल एक बारीक पॉइंट है, उस पर फोकस करें। देखें, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है अथवा वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है, या तो उपलब्ध नहीं है या फिर वो करता नहीं है, दस्तावेज संलग्न नहीं करता है आवेदन के साथ, तो उसे अपात्र घोषित किया जाएगा। अब बिल्कुल समझ सकते हैं, ने स्पष्ट बोल दिया कि अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, उपलब्ध नहीं है, या फिर आवेदन के साथ आप दस्तावेज संलग्न नहीं करते हैं तो आप अपात्र घोषित किए जाएंगे। क्लियर है। आगे बोला गया है ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किए जाने एवं चयन सूची में स्थान दिए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों ना हो रहा हो। अब देखो मेंशन है, मान लो आपका मेरिट में नाम आ गया लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर आपने डॉक्यूमेंट लगाने में कहीं ना कहीं भूल कर दी है, तो भी आपको यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, भले ही आप मेरिट पर क्यों ना आ रहे हो। इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट बनता है ये पॉइंट कि आपको बिल्कुल केयरफुल तरीके से आपको अभी से अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको रेडी करके रखें, क्योंकि आप ऐसा ना करें
कि जब हमें चाहिए हो तभी आप देखें। अभी से आपके पास टाइम है, अगर आपके स्कोर अच्छा है तो आप उस चीज़ को रेडी करके रखें और सब ये देख लें कि हाँ हमारे पास प्रॉपर तरीके से हैं कि नहीं, क्योंकि फिर प्रेशर आ जाता है दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अब मुझे आशा है कि इस वीडियो से काफ़ी लोगों के जो क्वेश्चन थे, अगर आप उस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट मैंने हर एक चीज़ क्लियर की है, जैसा कि इन्हें नोटिफिकेशन में दिया था। मैंने उसके ही अकॉर्डिंग बताया है, मैंने कुछ अपना अलग से नहीं बताया, मैंने वही बताया है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था, उसी को मैंने आपको पढ़ के बस समझाया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ कंफर्म और समझ में आ जाए। खंड द में अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 100 अंकों का होगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा केंद्र ये आपका न्यायालय जो करेगा, ये चीज़ होगी शिफ्ट वगैरह। एक चीज़ और यहाँ पर आती है तो इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, मुख्य परीक्षा का जो काम है यहाँ पर क्या क्या होना है। अगर आप सहायक स्टेनो ग्रेड 2 या 3 के लिए हैं तो यहाँ पर आपको बोला गया है डिक्टेशन के लिए स्टेनो 400 अप्रॉक्स वर्ड रहेंगे आपको 100 नंबर में, 5 + 30 35 मिनट का ऐसा कुछ फिगर रहेगा। मैं समझा दे रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। जो देखिए शॉर्ट हैंड या डिक्टेशन बोली जाती है, 5 मिनट में आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा और 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा सिस्टम पे लिखने के लिए। टोटल आपके पास 35 मिनट रहेंगे, जिसमें आपको करीब 401 वर्ड्स अप्रॉक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन सा, पहला लिखा गया हिंदी टाइपिंग, ब्रैकेट में लिखा गया है 350 वर्ड्स अप्रॉक्स, 350 वर्ड हिंदी शब्द आपको लिखना पड़ेगा, जो आपके रहेंगे हिंदी टाइपिंग ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर रहेगा, उसको आपको देखकर लिखना है, पहला। दूसरा होता है डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग, जिसमें अप्रॉक्स रहेंगे 400 वर्ड, 400 वर्ड्स लगभग रहेंगे, जिसमें आपको सुनकर, आपको माइक के द्वारा सुनकर यहाँ पर 400 वर्ड लिखना है। यहाँ पर आपको हिंदी का विशेष ध्यान रखें, ग्रामर का, कि आपको ये चीज़ शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। मैं पूरा इस वीडियो में ही डिटेल बताऊंगा, आप सेशन में जुड़े रहें। जो पहला पेपर होगा ऑन स्क्रीन, जिसमें 350 वर्ड देख के लिखना है, वो 30 नंबर का है दोस्तों, प्लस जो डिक्टेशन है आपका वो है आप 70 नंबर का। टोटल मिला के इस तरीके से होते हैं 100। और ईच टाइपिंग के लिए मैं बोलूँ अगर 350 400 के लिए तो आपको 10-10 मिनट करके टोटल 20 मिनट का टाइम रहेगा दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि डिक्टेशन का रोल बहुत है, 70 नंबर आप समझ सकते हैं, मेरिट में कहीं ना कहीं ये काम होगा। आगे हम चलें तो ग्रेड 3 के लिए DCS में भी आपका दिया गया है, इसी तरीके से नोट करके यहाँ पर दिया गया है, उसको भी हम देखें। मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पे आयोजित की जाएगी, ये भी क्लियर है। अब वो वाला नहीं है कि टाइपराइटर उस पर आप करें, कंप्यूटर पे होगा, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक से कंप्यूटर कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सोचते हैं, बहुत सारे आते हैं कि सर कीबोर्ड हम अपना ले जाएं वहाँ पे, भैया ऐसा नहीं है, आपको कीबोर्ड और सिस्टम बस सब यहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपना कंप्यूटर या कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगा। इन्हें मेंशन भी कर दिया गया है कि आप घर से, ऐसा नहीं कि हम तो सर एक ही कीबोर्ड पे कर रहे हैं, इस पे हार्ड सेट है। आपको मैं पर्सनली बताना चाहता हूं कि आप जितने भी कीबोर्ड पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें, ताकि आपके हर कीबोर्ड के हर हिसाब से आपको फ्लैट कीबोर्ड पर भी कर सकते हैं, आप ओवरे कीबोर्ड पर भी, ताकि कोई भी समस्या एग्जाम हॉल में ना हो। जितना भी प्रैक्टिकल करना है आप अपने घर पर अभी करें। और मेरा ये सजेशन है कि अभी आप चाहें तो कहीं भी किसी अच्छे टीचर या किसी कोचिंग में आप एडमिशन लेके प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी करें, जिससे आप प्रॉपर वे में अच्छी तैयारी कर पाएंगे और स्कोर कर पाएंगे डेफिनेटली। उसके बाद घर पे तो प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी होगी। सेकंड पॉइंट पे मेंशन किया गया कि समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमिंटन गैल में ही करना है। ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंटों ने पूछा है कि सर हिंदी टाइपिंग है क्या कुर्तीदेव में होगी, क्या मंगल के इनस्क्रिप्ट में होगी, या रेमिंटन गैल में होगा। तो स्पष्ट नोटिफिकेशन में पहले भी था कि रेमिंटन गैल में ही आपको करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, CPCT काफ़ी टाइम पहले पास कर लिया था लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं किया, तो दोस्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास टाइम है। आप प्रॉपर गाइडेंस में काम करें और यहाँ पर तैयारी करें और अपनी टाइपिंग स्पीड भी लाएं, क्योंकि टाइपिंग का रोल है, साथ में बोलने वाले पे सुनकर भी आपको लिखना है, उसमें भी टाइप करें और शुद्ध कर लिखें ना, सीखें हिंदी शुद्ध। आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर को टाइप करें, कोर्ट से रिलेटेड मैटर को आप टाइप करें, जिससे आपको जस्टिस, न्यायालय, न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, इस तरीके के वर्ड लिखने में आपको कोई दिक्कत ना हो, याचिकाकर्ता, इस तरीके से आप ये सब चीज़ क्लियर रहें। ज़्यादातर कोर्ट डिसीजन के बारे में आप ज़्यादा लिखें दोस्तों, क्लियर। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपको क्या करना है, रेमिंटन गैल में ही यहाँ पर आपको करना है। चलिए आगे की ओर अगर हम चलें
तो हम देखें आज इस पे पूरा ही डिटेल एनालिसिस करते हैं। शीघ्र लेखन 2, शीघ्र लेखन ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3, इस तरीके से आपको बोला गया है। यहाँ पर वही चीज़ जो टेबल के फॉर्म में थी वो यहाँ डिटेल दे दिया कि आपको टाइम इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। आप ये चीज़ मेंशन करें, 2017 में इस तरीके का ऑब्जेक्शन हुआ था जिसमें री एग्जाम फिर से कराया गया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया मुख्य परीक्षा डिक्टेशन नोट करने हेतु नोटबुक पृथक से प्रदान की जाएगी। एक चीज़ और है, जो स्टेनो वाले हैं उनको रफ करने के लिए उनको शॉर्ट लिखना पड़ता है, तो जो उसके लिए नोटबुक होगी वो वहाँ अलग से उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। उपरोक्त नोटबुक में डिक्टेशन लॉन्ग हैंड में लिखे होने पर संपूर्ण अंक काटे जाएंगे। एक चीज़ और आप कर लें, आप जो भी डिक्टेशन में बोलेंगे उसको आपको लॉन्ग में नहीं, वहाँ शॉर्ट में लिखना है और उसके बाद फिर सिस्टम में आपको उसको लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंक भी काट दिए जाएंगे। तो इसलिए वो एक एक पॉइंट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए इस सेशन को बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना तो आपको बनता है दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक लाइक तो बनता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप बता दें कि हाँ, डिटेल एनालिसिस या डिटेल जानकारी लेने के लिए इस चैनल पर ही आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अभी हम और देखेंगे, पूरा PDF एंड करेंगे क्या क्या मेन पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी को 10 मिनट में लगभग 350 शब्दों का हिंदी टाइपिंग मैटर टाइप करना है, मैंने बता चुका हूँ मैं पहले। उसके पश्चात अभ्यर्थी को हिंदी डायरेक्ट डिक्टेशन दिया जाएगा जो लगभग 400 शब्दों का होगा, जिसे अभ्यर्थी या कैंडिडेट को सुनकर कंप्यूटर में सीधे ही टाइप करना। आपको कोई रफ शीट या नोटबुक नहीं होगा कि आप भाई स्टेनो जैसा लिखें, क्योंकि आपको डायरेक्ट 40 वर्ड प्रति मिनट, अगर मैं बोलूँ अप्रॉक्स 10 मिनट में, तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा। लगभग दोस्तों आप ये समझते हैं तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों तरीके से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हर चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप टाइपिंग करें। आगे यहाँ देखें तो नेक्स्ट पॉइंट भी है, लेकिन आगे और हम यहाँ पर देखें विशेष नोट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है जब भी नोट कभी दिया जाता है आपने, इसीलिए लिखाया जाता है नोट करके, ताकि आपकी दृष्टि पहले उस पर पड़े। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान रखें कि उक्त किसी भी पद की मुख्य परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी डिक्टेशन व हिंदी डायरेक्ट डिक्टेशन के दौरान शोर मचाने वाले अथवा अनुलेखन टाइपिंग में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाले अथवा अनावश्यक वाद विवाद करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थना नष्ट कर दी जाएगी। साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है, मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको कि जब आपकी मुख्य परीक्षा होगी, आपको किसी भी तरीके का डिसिप्लिन को है वो यहाँ पर ख़राब नहीं करना है। जो भी डिसिप्लिन यहाँ पर दिया गया है, अनुशासन, उसको बनाए रखना है। हिंदी अंग्रेजी के दौरान आपको ना वाद विवाद आपस में नहीं करना है, किसी प्रकार का शोर कुछ भी नहीं करना है। आपको एक साइलेंट मोड में जिस तरीके से स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही करना है। अगर किसी भी कारण से आपको यहाँ एग्ज़ाम से बाहर किया जाता है, इसका मतलब आप जानते हैं कि भविष्य में आपका फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट तौर से बोल दिया गया है कि आपको प्रतिबंधित किया जा सकेगा। कोर्ट का पेपर तो देने नहीं मिलेगा, इतना तो वो कर देंगे दोस्तों। तो इसलिए आप इस चीज़ को जरूर रहें। अनुशासन, आपको आपका जो व्यवहार है वो अनुशासन है, और अनुशासन को आपको डिसिप्लिन को बनाए रखना, अपनी गर्मियातों को बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपके द्वारा कोई भी विरोध प्रदर्शन ना हो, क्योंकि 2017 में इस तरीके का हो चुका है, इसलिए इस बार उन्होंने नोटिस या नोट करके अलग से आपको क्लियर कर दिया है। चलिए दोस्तों आगे चलें और आगे देखें मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। काफ़ी स्टूडेंटों का आता है सर जो हम टाइपिंग करेंगे डिक्टेशन, उसमें हमें कैसे नंबर मिलेंगे, तो उसके बारे में यहाँ विचार करते हैं। यहाँ पर लिखा है मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन बोला गया है, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकनकर्ता वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता के द्वारा दिए गए अंक ही अंतिम होंगे और उसके विरुद्ध कोई भी आप जो है आवेदन विचार में लाए बिना नस्तीबद्ध कर दिए जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ बोला गया। दूसरे में पॉइंट में यहाँ पर हम देखें तो लिखा क्या है, शीघ्र लेखन ग्रेड 3 शीघ्र लेखन कोर्ट मैनेजर स्टाफ सहायक ग्रेड की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक टुटे, आप समझे प्रत्येक टुटे का मतलब इंग्लिश में बोले एरर, जैसे गलत शब्द रॉन्ग वर्ड, वर्तनी स्पेलिंग, कोई मात्रा हिंदी में आपने छोटी बड़ी की मिस्टेक की है, स्पेलिंग हो गया। टुटी शब्द छूट जाना, कई बार होता है स्पीड मेंटेन नहीं होती है, अभी जैसे शब्द छूट जाते हैं।
एवं विराम चिन्ह, जितने भी आपके विराम चिन्ह होंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरीके से अगर त्रुटि एरर पाई जाती है, कहीं पे लगाना था और आप नहीं लगा पाए, तो उसके आपको नंबर काटे जाएंगे। कैसा काटे जाएगा? 1/2 0.50 अंक काट दिया जाएगा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपके 2 गलत हुए तो 1 नंबर आपका गया, 1 गलत हुआ तो 0.52 मतलब 50। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आधा नंबर आपका एक गलती पे काट दिया जाएगा। अगर आपने वर्ड गलत लिखा है, स्पेलिंग लिखा है, या शब्द छूट गया है, या आपने कोई चिन्ह गलत कर दिया है, इस तरीके से कुटी में आप यहाँ पर बैक स्पेस लगा सकते हैं। डिक्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस पर काउंट नहीं होगा, लेकिन जो टाइपिंग होगी उसमें आपका बैक स्पेस काउंट किया जाएगा। आगे बोले, अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान रखे कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय में यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो आगे की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस तरीके से भी है कि अगर इतनी त्रुटियों से ज़्यादा हुआ तो ये फिर आपकी मूल्यांकन 0 कर दिया जाएगा। आगे की ओर बढ़े, अभी दोस्तों ख़त्म नहीं हुई है, ये 14वें पेज पर आया है, 16 पेज है इसमें। अब ग्रेड 3 जो आपकी निकली उसके लिए यहाँ पर बोला गया है, ग्रेड 3 के लिए इसमें कि गलत शब्द, त्रुटि, शब्द छूट जाने, विराम चित्त पर 1/2 वही है सेम काटने का। लेकिन इसमें यहाँ पर है कि अगर 36 एवं देखें जो टाइपिंग होना है आपको, जिसमें 350 वर्ड लिखना, उसमें अगर 36 गलत होंगी आपकी, एवं डायरेक्ट डिक्टेशन जो होगी उसमें अगर आपकी 84 से अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं तो भी आपका मूल्यांकन 0 कर दिया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों एक्यूरेसी और सही वर्ड का यूज करें, लिखें, ताकि गलती कम हो आपकी, जिससे यहाँ पर आपके नंबर अच्छा आए और स्कोर अच्छा रहे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। आगे की ओर अगर हम चलें तो आगे लिखा भी गया है, आपको देखें नोट करके, हमेशा याद रखें नोट आया मतलब इम्पोर्टेंट बनता है। उपरोक्त सभी पदों की मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी के कुल अंकों के 50% से कम प्राप्तांक होने पर चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये चीज़ याद रखें, 50% ईच सेक्शन में आपको लाना अनिवार्य है, जैसा इनने बोला गया है वैसा। अगर कम है तो फिर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त न्यूनतम अंक के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और संयुक्ता निरस्त कर दिए जाएंगे, और इस पर कोई भी विचार नहीं करेंगे, वो निरस्त कर देंगे। तो इस चीज़ को आप याद रखें दोस्तों, मैं बहुत ही बारीक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। मुख्य परीक्षा का परिणाम, यहाँ पर देखो अब परिणाम भी बोल दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लें कि ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरीके से आपकी दी गई हैं। परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों व श्रेणी मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा समान अंक होने की दशा में। अब कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि समान इक्वल नंबर है, मान लो सपोज आप और आपके फ्रेंड के एक से नंबर हैं, लेकिन आपकी उम्र उससे, आपके फ्रेंड की उम्र से कम है, तो फिर यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी कंडीशन में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। आपके फ्रेंड को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, नंबर सेम है लेकिन उम्र में अगर वो आपसे बड़ा है या फिर उम्र आपकी उनकी जिसकी ज़्यादा होगी उसको पहले आप यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से यही डिसीजन सही है। अंतिम चयन सूची जो भी होगी फाइनल, वो न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ये चीज़ ने मेंशन कर दी है। T1 में यहाँ पर बोला है, परीक्षा की किसी भी स्तर पर पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं हर जगह होते हैं कि पुनर्मूल्यांकन, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः विषय में प्राप्त आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा संयुक्ता निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप भेजते भी हैं तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, इसलिए सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक नियुक्ति प्राधिकरण के प्राधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी की योग्यता संबंधित दस्तावेज एवं प्रस्तुति की जांच करने के पश्चात यह संविधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त। देखो दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि लिस्ट में नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया। जब तक वो पूरी अपनी जो भी बारीकी जो भी पॉइंट है, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे अधिकारी उसके, तब तक आप ये मान के चलें कि फाइनल नहीं हुआ। हर एक जाँच होगी आपकी, पुलिस वेरिफिकेशन हर चीज़ होगी, उसके में जब सब होगा संतुष्ट पाए जाएंगे तभी। अगर आप जांच में संतुष्ट पाए जाते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे लिखें, चयन सूची न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के बाद यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि, लिपि त्रुटि या अन्य कोई त्रुटि आती है तो न्यायालय का परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। अगर कोई ऐसी कोई त्रुटि आती है वहाँ उनके द्वारा तो वो सुधार सकते हैं, ये अधिकार उनके पास है।
वेटिंग लिस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंटों का आता है कि सर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है कि नहीं, तो ये इस वीडियो में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या इनने नोटिफिकेशन में दिया था। इनने बोला है प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची जिसे हम बोलते हैं वेटिंग लिस्ट अंतिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग मंत्रालय की जो भी ये नियम दिए गए हैं भोपाल 14 जुलाई 2016 के अनुसार मान्य होगी। जो इनका प्रावधान होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ वेटिंग लिस्ट यहाँ पर ये देंगे। क्लियर है। पद स्थापना जिला आवंटन, चयनित अभ्यर्थियों को जिला का आवंटन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी की श्रेणीवार मेरिट एवं जिले में रिक्त पदों की श्रेणीवार उपलब्ध को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। इनने ये बोला है कि जो काउंसलिंग होगी आपकी जिला की वो मेरिट एवं जिला में रिक्त पदों में जो भी आपकी होगी उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि सफल अभ्यर्थियों को किसी जिला विशेष या पद विशेष पर पदस्थता प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं यहीं वो उनके पास अधिकार है, वो कहाँ पर देना चाहते हैं। काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थियों द्वारा अपने पसंदीदा जिला के लिए किसी भी प्रकार का अनावश्यक संवाद अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी इनने मेंशन किया गया है। उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी संबंधित जिला के प्रधान जिला न्यायाधीश होंगे। जो भी आपकी नियुक्ति होगी जहाँ पे उसका मेन जो मुखिया होगा वो जिला न्यायाधीश होगा। ये चीज़ इनने बोली है। फिर से नोट आया, इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अथवा उसके दस्तावेज एवं पुष्ट हो जाए सत्यापन उपरांत नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संतुष्ट के अध्ययन होगी। ये चीज़ वही सिंपल है कि जब आपका सब चीज़ सेटिस्फाई होगी उनको तभी आपको फाइनल यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक व उत्तर पुस्तिका संबंधित जानकारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट से यूजर आईडी बोलना चाहिए था, ठीक है, यूजर आईडी व पासवर्ड डालकर कर सकेगा। यहाँ पर बोला गया है आपसे कि प्राप्तांक एवं उत्तर संभव उत्तरों की वेबसाइट से यूजर आईडी पर पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करता है, मतलब वो अधिकार लगाते हैं, आप ITI लगाते हैं, तो व्यक्तिगत शुल्क अदा करने व नियमानुसार होने पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से 3 माह तक आवेदक अभ्यर्थी की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ये चीज़ इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये उपलब्ध करा दी जाएगी। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक उत्तर पुस्तिका की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करके अंतिम चयन सूची जारी होने के तिथि से 3 माह तक प्राप्त कर सकता है। मुख्य परीक्षा के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन अंतिम परीक्षा परिणाम होने के पहले पोषण नहीं होगा। फाइनल के पहले कोई भी यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर नहीं की जाएगी। क्लियर है। यहाँ पर आगे हम देखें यहाँ पर तो और इम्पोर्टेंट क्या यहाँ पर बनता है, यहाँ पर आज यात्रा व्यय का भुगतान, ये नॉर्मली ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इन्होंने भी मेंशन वही किया है, कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। शुद्धि पत्र में इस तरीके से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्देश है, ये तो सब वही है जो आपकी चल रही थी आवेदन वगैरह की, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ हमने पूरे 16 पेज को कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करें। वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक ही वीडियो में पूरी जानकारी यहाँ पर कोशिश की गई कि आप सभी को देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पूरा हमने 16 पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट था फिगर, उसको हमने यहाँ पर डिटेल एनालिसिस किया है ताकि कोई भी जानकारी यहाँ पर हमारी ना छूटे। तो यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का विज्ञापन था जिसमें हमारा एग्जाम हो चुका है ग्रेड 3, ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 के लिए, उसका क्या क्या यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट था, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये सेशन पसंद आया है तो आप सेशन को लाइक ज़रूर करें, साथ में आप सभी स्टूडेंट, आप जितने भी आपके फ्रेंड उनको शेयर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसा आपका अच्छा सहयोग मिलेगा हम आगे आपकी उतनी ही हेल्प कर पाएंगे दोस्तों। इसी के साथ सेशन को यहाँ पर हम एंड करते हैं। साथ में कमेंट है आप जरूर, सभी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देखते हैं वीडियो को, प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि दोस्तों ये वीडियो आपको कितना यूजफुल साबित हुआ है। एक ही वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको बहुत सारी पॉइंट को एक साथ एक ही टाइम में बता दें ताकि आप जो बार बार परेशान हो रहे हैं उससे कहीं हद तक आपको यहाँ पर ये मदद मिल पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको एक सटीक और उचित जो भी न्यायालय की गाइडलाइंस थी, जो नोटिफिकेशन था, उसके द्वारा यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी
उपलब्ध करा दी जाए। यहाँ पर कोशिश की है मैंने आपको वही जानकारी देने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप बने रहें चैनल पर हमारे साथ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों में यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।